सब्सक्राइब करिए डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए सभी अपडेट्स पाने के लिए। तो वृद्धि तथा विकास ये दो शब्द हैं और सामान्यतः इन दोनों शब्दों को एक समान मान लिया जाता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, मनोवैज्ञानिक अध्ययन में ये दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग अर्थ को देते हैं। यहाँ वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि या सेलुलर मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया के लिए किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों की संगठित कार्य क्षमता बढ़ोतरी की प्रक्रिया से है। अर्थात जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि में जो हमारे शारीरिक अंगों में परिवर्तन होता है, शारीरिक अंगों में जो परिवर्तन होता है और इन अंगों में जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन के फलस्वरूप उनमें जो गुणात्मक परिवर्तन आता है, उस गुणात्मक परिवर्तन के साथ साथ इन विभिन्न शारीरिक अंगों के मध्य समन्वय की बात हम करते हैं कि उनमें जो समन्वय की प्रक्रिया चलती है, इन दोनों को हम किस में रखते हैं? हम इन दोनों को विकास के अंतर्गत रखते हैं। और जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास शब्द देखा जाए तो इसी आधार पर गुणात्मक परिवर्तनों का नाम दिया गया। विकास को गुणात्मक परिवर्तन कहा गया, यानी व्यक्ति में जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं वह विकास है, और जो शारीरिक अंगों में परिवर्तन होते हैं वो क्या है? वो वृद्धि है। देखा जाए तो अनेक जो वृद्धि प्रक्रियाओं को समाहित करने वाली श्रृंखलाबद्ध और एकीकृत परिवर्तन प्रक्रिया को विकास कहा जा सकता है। जैसा अभी हमने चर्चा किया कि जो वृद्धि प्रक्रियाएं हैं, उन वृद्धि प्रक्रियाओं एक नहीं बल्कि अनेक वृद्धि प्रक्रियाएं, उनको सबको एक साथ समाहित करने और उसके साथ साथ उसे श्रृंखलाबद्ध करते हुए एकीकृत करना, एक रूप में ले आना, तो उस एकीकृत परिवर्तन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकास। जबकि वृद्धि क्या है? वृद्धि एकाकी प्रक्रिया की बात करता है, और दूसरी ओर विकास क्या है? बहुमुखी प्रक्रिया है। तो यहाँ जब वृद्धि एकाकी, यानी जैसे आपके मानव शरीर हमारा सावयव है, उस शरीर में आप देखते हैं कि उसकी शारीरिक गुण, शारीरिक परिवर्तन होता है। उसी शरीर में इस शारीरिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसका मनोवैज्ञानिक परिवर्तन या उसका मानसिक परिवर्तन होता है। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, अब इन दोनों परिवर्तनों को एक साथ एकीकृत करके जब हम बात करते हैं तो वह विकास की बात करते हैं। अब यहाँ शारीरिक परिवर्तन में भी आपके शरीर के जितने भी अंग हैं उतने अनेक, यहाँ हमने दिया अनेक वृद्धि प्रक्रिया, तो अनेक वृद्धि प्रक्रिया जो है, अब शारीरिक वृद्धि में भी अनेक शारीरिक वृद्धि की बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन में भी आपकी जितनी मानसिक प्रक्रियाएं हैं वह सब मानसिक प्रक्रियाओं के परिवर्तन या उनके गुणात्मक परिवर्तन का मिश्रित रूप जो होता है वही क्या होता है? वही विकास है। इसलिए वृद्धि को यदि हम कहें कि वृद्धि की जब हम बात करते हैं तो वृद्धि किसको दिखाता है? वृद्धि एकाकी को दिखाता है, और विकास क्या है? वह बहुमुखी प्रक्रिया को परिलक्षित करता है। जैसे सामान्य तौर पर आप गांव में देखिए, सामान्य बिना मनोविज्ञान की पढ़ाई किए वह सामान्य जो ग्रामीण व्यक्ति है वो भी ये कह देता है, जैसे बच्चे की शरीर की लंबाई बढ़ गई, उसकी मोटाई बढ़ गई, लेकिन उसमें किसी प्रकार की मानसिक गुण, यानी उसकी जो इंटेलेक्चुअल की बात हम करें, बौद्धिक क्षमता की बात करें, मानसिक क्षमता, उसमें उतनी वृद्धि ना हो, या शरीर के कार्य संचालन, शरीर के कार्य अंगों के, जो शरीर के अंग हैं उन अंगों के संचालन, सुचारू संचालन की क्षमता उसमें नहीं है, तो हम कहते हैं कि शरीर तो बढ़ गया लेकिन
ए के अंदर विकास नहीं हुआ। तो यानी शरीर के अंगों में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन उस परिवर्तन के सापेक्ष उसमें वह कार्य संचालन की क्षमता या कार्य संपादन की क्षमता जो है उसमें वृद्धि नहीं हुई, तो वह विकास नहीं हुआ। अब मनोवैज्ञानिक फ्रैंक महोदय ने अभिवृद्धि या वृद्धि को कोशीय वृद्धि, सेलुलर मल्टीप्लिकेशन के अर्थ में प्रयोग किया। यह भी अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कोशीय वृद्धि के रूप में वृद्धि को किसने किया, तो वो मनोवैज्ञानिक फ्रैंक महोदय ने किया। फ्रैंक महोदय का जो विचार है कि शरीर और व्यवहार के किसी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम अभिवृद्धि कहते हैं। शरीर या व्यवहार के किसी पहलू में और समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं। वही यहाँ पर कि जो हमारा शरीर है उसके जो विभिन्न अंग हैं, उन अंगों में परिवर्तन क्या होता है, उन अंगों में परिवर्तन या मात्रात्मक परिवर्तन या जो उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, वृद्धि होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि। और वहीं जब इसके परिवर्तन के सापेक्ष क्या होता है, इसके सापेक्ष व्यक्ति में कार्य क्षमता या उसमें जो गुणात्मक परिवर्तन होता है, जो गुणात्मक परिवर्तन आता है, उस गुणात्मक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, उसको हम विकास कहते हैं। विकास के संदर्भ में गैसल महोदय ने भी अपने विचार दिए हैं कि विकास केवल एक प्रत्यय या विचार ही नहीं है, इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक तीन विभिन्न दिशाओं, शरीर अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान और व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। यानी गैसल महोदय ने जो अपना विकास के संबंध में विचार दिए हैं, उन्होंने कहा कि विकास केवल एक प्रत्यय, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एक आइडिया ही नहीं है, बल्कि इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक तीन विभिन्न दिशाओं, शरीर अंग विश्लेषण यानी जो हमारे ये शरीर के अंग हैं उनका हम विश्लेषण कर यानी एक एक पार्ट के बारे में हम अध्ययन करें, शरीर ज्ञान और व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। और इन सब में व्यवहार ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। ये गैसल महोदय की परिभाषा है। मेरिडिथ महोदय ने भी अपने विचार दिए कि कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास का विभेदीकरण अर्थात विशिष्टीकरण के अर्थ में करते हैं। तो यहाँ एक चीज और निकल के आती है मेरिडिथ की परिभाषा के अनुसार कि यहाँ इनका कहना है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी पहले उसमें सामान्य चीजें विकसित होती हैं, फिर वह विशिष्टता सामान्य से विशिष्टता की ओर। अब पहले वृद्धि, अंगों में वृद्धि, फिर उससे क्या होता है, विशिष्टता किसको परिलक्षित करता है, विशिष्टता विकास को परिलक्षित करता है। तो यहाँ मेरिडिथ ने विकास की जो बात कही कि अभिवृद्धि केवल आकार में वृद्धि यानी एक सामान्य रूप दिखाई देता है और विकास का विभेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में प्रयोग करते हैं। वही सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा, इस पे कई बार आपके प्रश्न आ भी चुके हैं, विशेषकर अभी बताते हैं किस लाइन पर, पहले पूरी परिभाषा को हम देख लेते हैं कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो यहाँ हरलॉक महोदय ने जो अपनी परिभाषा दिया है, इनकी परिभाषा में अगर हम इसका विश्लेषण करना चाहें, इसको जरा सा और स्पष्ट करना चाहें, इसको व्याख्यायित करना चाहें, इसको और विस्तार देना चाहें, तो यहाँ हरलॉक महोदय का विचार है कि जो शब्द आपका विकास, डेवलपमेंट, तो विकास क्या है,
विकास का जो प्रारंभ है, विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? विकास का जो प्रारंभ है वह कहाँ से है? वृद्धि से। यानी वृद्धि से विकास, पहली लाइन आप देखिए, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। यानी विकास में वृद्धि या अभिवृद्धि क्या है? सम्मिलित है, समाहित है। तो विकास का प्रारंभ वृद्धि से है, लेकिन वृद्धि तक ही नहीं, बल्कि इसमें क्या है? इसका जो लक्ष्य है, इसका क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? प्रौढ़ावस्था की ओर। अब ये लक्ष्य को प्राप्त कब करेगा? इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसमें दो चीजों की बात की। एक तो कहा कि परिवर्तन, इसमें क्या होता है? इसमें परिवर्तन, और परिवर्तन के साथ साथ यह कैसा होगा? यह क्रमिक होगा। अगर परिवर्तन है और क्रमिक है तो इन दोनों के सापेक्ष हम ये कह सकते हैं कि वह कैसा है? वह प्रगतिशील है। और जैसे ही कोई भी प्रक्रिया हम बढ़ाएंगे, लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, अर्थात वह प्रगतिशील है, यानी प्रगति को दर्शाने वाली है, तो उससे दो विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। उसमें क्या होती हैं? दो विशेषताएं। कौन कौन सी? इनमें दो विशिष्टताएं जो आती हैं, एक तो आपकी कौन सी है? एक आपकी आएगी नवीन विशेषता, यानी नए गुण को वो परिलक्षित करेगी। तो नवीन विशेषता या नवीन गुण, नवीन विशेषता या गुण। और दूसरा क्या कहता है? दूसरा कि जब वह नवीन गुण आएगा, किसके कारण आएगा? वह नवीन योग्यता के कारण आएगा। तो ये पूरा हरलॉक महोदय की जो परिभाषा है कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, अर्थात विकास का प्रारंभ जो होता है, विकास का प्रारंभ कहाँ से है? अभिवृद्धि से है। और इसमें एक निश्चित क्या होता है? एक निश्चित क्रम होता है, और वह कैसा क्रम है? परिवर्तनशील है, परिवर्तन को लेकर चलता है, जिससे यह प्रगतिशील परिवर्तन को परिलक्षित करता है। और उस प्रगतिशीलता के कारण इसमें विशेषताएं आती हैं, एक नवीन विशेषता का गुण और या गुण, और दूसरा नवीन योग्यता का। अब यहां हम बात करते हैं विकास के संबंध में कि हरलॉक महोदय की जो परिभाषा है, इनकी परिभाषा में तीन चीजें प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं। इनकी अगर हम परिभाषा को देखें तो इसमें तीन चीजें आपको दिखाई देंगी। वह तीन चीजें क्या हैं जो हरलॉक महोदय की परिभाषा दी गई है? तो इसमें पहली चीज कि यह क्या है? विकास परिवर्तन की बात करता है। विकास में क्या है? विकास परिवर्तन। विकास क्या है? विकास परिवर्तन की ओर संकेत करता है या परिवर्तन को स्पष्ट करता है। परिवर्तन, विकास क्या करता है? परिवर्तन की ओर संकेत करता है। दूसरा, विकास में एक निश्चित क्रम होता है। विकास का सबसे बड़ी चीज क्या है? विकास में क्या होता है? एक निश्चित क्रम होता है। वहीं तीसरी चीज ये कहता है कि यह कैसा होता है? निश्चित दिशा और लक्ष्य होती है। इसका अपना क्या होता है? एक निश्चित दिशा और लक्ष्य होता है। ये हरलॉक की परिभाषा से है। अब यही एक चीज और आप जान लीजिए कि जो विकास की प्रक्रिया है, विकास प्रक्रिया के अंतर्गत दो उप प्रक्रियाएं समाहित होती हैं। विकास प्रक्रिया में क्या होता है? दो उप प्रक्रिया समाहित होती है। इसमें क्या है? दो उप प्रक्रियाएं। कौन कौन सी हैं दो उप प्रक्रियाएं? अभी एक तो परिभाषा से हमने देखा कि विकास
अभिवृद्धि तक या वृद्धि तक ही सीमित नहीं, इसमें वृद्धि और क्षय की दो प्रक्रियाएं समाहित हैं। वृद्धि और क्षय। वृद्धि का आशय है ग्रोथ और क्षय एट्रोफी। अब वृद्धि क्या है? यह आरंभिक समय में, यह क्या होता है? आरंभ में अत्यंत तीव्र होता है और प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में यह क्या होता है? मंद होता जाता है या धीरे धीरे निष्क्रिय होता जाता है। वहीं जब हम क्षय की बात करते हैं तो क्षय क्या होता है? यह आरंभ में, क्षय आरंभ में क्या होता है? वह निष्क्रिय होता है या अत्यंत मंद होता है और फिर प्रौढ़ावस्था के पश्चात, प्रौढ़ावस्था के बाद क्या होता है? यह तीव्र होता चला जाता है। तो यहाँ इसमें दो उप प्रक्रियाएं, यानी जो हमारी विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया में दो उप प्रक्रियाएं, एक आपका वृद्धि और दूसरा क्षय, ये दोनों चलती रहती हैं। अब बात करते हैं हम विकास में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में। तो विकास में होने वाले जो परिवर्तन हैं वह चार रूप से हैं, परिलक्षित होते हैं। पहला आकार में परिवर्तन, दूसरा अनुपात में परिवर्तन, तीसरा पुरानी आकृतियों का लोप और चौथा नई आकृतियों की प्राप्ति। तो ये चार प्रकार के जो परिवर्तन विकास में हमको परिलक्षित होते हैं, इन परिवर्तनों में यदि हम देखें तो पहला जैसे कहते हैं आकार में परिवर्तन। तो यह परिवर्तन आकार में जो है यह शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में परिलक्षित होता है। शारीरिक और मानसिक दोनों में परिलक्षित होता है। अगर हम शारीरिक परिवर्तन की बात करें तो उसके बालक का बड़ा होना, यानी बच्चे का बड़ा होना उसके आकार में परिवर्तन को परिलक्षित करता है। उसके विभिन्न बाह्य और आंतरिक अंगों में जो परिवर्तन है वह शारीरिक परिवर्तन को परिलक्षित करता है। वहीं जब हम मानसिक परिवर्तन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत बच्चे का जो शब्द भंडारण है, सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं कि बच्चे का शब्द भंडारण है, उसका तर्क क्षमता है, उसकी स्मरण शक्ति है या उसकी कल्पना शक्ति है, इसमें क्या होता है? प्रतिवर्ष निरंतर परिवर्तन होता रहता है या यूं कह दें कि उसके आकार में वृद्धि होती रहती है। फिर दूसरा परिवर्तन विकास के कारण जो है वह अनुपात में परिवर्तन, उसके प्रपोर्शन यानी विभिन्न पार्ट्स के प्रपोर्शन की बात करता है। तो अनुपात में परिवर्तन का आशय यहाँ ये है कि शारीरिक विकास केवल उसके आकार में परिवर्तन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह क्या करता है? वह उसके सभी अंग एक समान रूप में भी नहीं बढ़ते, बल्कि सभी अंग क्या होते हैं? वह अलग अलग क्रम में बढ़ते हैं। जैसे हम दो शब्द, एक मस्तकेधोमुखी या दूसरा सिरपुच्छी, इसका आशय, ये दो शब्द आपको पूरे विकास के चैप्टर में मिलेगा। मस्तकेधोमुखी का आशय है मस्तक से अधोमुखी यानी मस्तक से नीचे की ओर, सिरपुच्छी सिर से पूंछ की तरफ यानी ऊपर से नीचे की तरफ। तो जो बालक होता है, बालक का सबसे पहले सिर विकसित होता है। अगर हम प्रीनेटल स्टेज की बात करें, गर्भकालीन अवस्था की, तो सबसे पहले जैसे हम बात करें गर्भकाल की तो उसमें क्या होता है? उसमें सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। गर्भकाल में सबसे पहले सिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है और फिर बाकी अंग। उसी तरह जब हम शैशवावस्था में बात करेंगे तो शैशवावस्था में भी क्या है? सबसे पहले सिर बढ़ता है। छोटे बच्चे को आप देखिए तो और अंगों की अपेक्षा सिर उसका बड़ा होगा, अर्थात यह इसके अनुपात में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। वहीं पुरानी आकृतियों के लोप की बात हम करते हैं तो शारीरिक विकास के अंतर्गत बचपन में जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है, उसके आंतरिक और बाह्य
अंगों के विभिन्न खंडों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिसमें से कुछ पुरानी आकृतियों का लोप, जैसे थाइमस ग्रंथि, ये धीरे धीरे क्या होती है, ये धीरे धीरे लुप्तता की ओर चली जाती है। फिर वहीं नई आकृतियों की प्राप्ति की बात करें तो नई आकृतियों की प्राप्ति में जैसे अब वह जैसे जैसे पुरानी आकृतियां विलुप्त होती जाएंगी, तो उसके साथ साथ शारीरिक और मानसिक आकृतियों की प्राप्ति भी दिखाई देती है। चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उनकी प्राप्ति भी दिखाई देती है। जैसे पुरानी आकृतियों के लोप में आपके दांत, जिसे हम आप क्या कहते हैं, दूध का दांत, तो दूध के दांत का गिरना पुरानी आकृति की लोप है, और नए दांत का आना ये क्या है, ये नई आकृति की प्राप्ति है। अब सॉरी, अब हम बात करेंगे इसकी सीखने की प्रक्रिया की। तो सीखने की प्रक्रिया में बच्चा नई नई चीजें ग्रहण करता है, नए नए उसके मानसिक पटल बनते हैं, नए आयाम बनते हैं, अर्थात वह विभिन्न नई आकृतियों को प्राप्त करता है। वह नए उसके इंटरनल जो पार्ट्स हैं उसमें भी कुछ नयापन आता है, नए रूप में वह सामने आती है। तो ये विकास के परिणाम स्वरूप 4 प्रकार के परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं। वह 4 परिवर्तन निम्न है। अब यहाँ विकास और वृद्धि 2 शब्द हमको मिलते हैं, तो वृद्धि और विकास के अंतर को भी हम समझ लें। तो वृद्धि और विकास की बात हम जब करते हैं, तो वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि मात्रात्मक परिवर्तन क्यों? क्योंकि वह शारीरिक अंग से संबंधित है। हम सामान्य रूप में देखते हैं कि वो मात्रा में बड़ा है, बढ़ता है, मोटा होता है आदि। लेकिन विकास में क्या है? गुणात्मक परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्य क्षमता, कार्य संपादन आदि की बात हम करते हैं, या उसके गुणों में परिवर्तन की बात करते हैं, इसलिए गुणात्मक परिवर्तन। किंतु हरलॉक ने कहा विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों होता है, क्योंकि इन्होंने अपनी परिभाषा ही दिया था कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं, यानी वृद्धि से ही प्रारंभ होता है। इसका मतलब उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों की बात हरलॉक महोदय ने अपनी परिभाषा में की है। फिर अगले अंतर की बात करते हैं। वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है, एकाकी है। साधारण प्रक्रिया है या एकाकी, जिसमें केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं। विकास एक जटिल प्रक्रिया है, या इसी को हम कहें कि यह बहुमुखी प्रक्रिया है, जिसमें परिपक्वता की ओर सीखना और क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला को परिलक्षित करता है। यहाँ ये वृद्धि और विकास का अंतर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चाहे वो आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट, आप देखेंगे प्रत्येक वर्ष इससे 1 प्रश्न 2 प्रश्न अवश्य आते हैं। कम से कम एक तो आना ही आना है। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर अगले परिवर्तन की बात करते हैं। वृद्धि केवल शारीरिक होती है, किंतु विकास वृद्धि के साथ ही, अब देखिए यहां वृद्धि के अलावा नहीं, वृद्धि के साथ ही अंगों के कार्य करने की विधि, कार्य क्षमता से होता है, या कार्य कुशलता से, यह गुणात्मक विकास है। तो ये वृद्धि और विकास के प्रमुख अंतर। उनके अलावा भी जो अंतर हैं, वृद्धि क्या है? भौतिक विकास है, जबकि विकास गुणात्मक विकास है। यह सामान्य मापनी द्वारा मापित की जा सकती है। इसका मापन विशिष्ट परीक्षणों से ही होता है। वृद्धि विकास का एक घटक है, उसका एक कंपोनेंट है, जबकि विकास क्या है? सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। वृद्धि को मूर्त रूप में देखा जा सकता है, जबकि विकास क्या है? अमूर्त है, अर्थात सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया, क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला और व्यापक क्षेत्र को विकास परिलक्षित करता है। यहां अब हम ये भी बता दें कि अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि विशिष्ट होती है। अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि या वृद्धि क्या होती है? विशिष्ट होती है। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं, तो विकास क्या होता है? विकास सामान्य होता है।
यही हमने देखा कि यह सामान्य मापनी द्वारा मापित की जा सकती है और विकास को मापने के लिए हमें विशिष्ट परीक्षणों की आवश्यकता होती है। इसी पर आपका एक प्रश्न भी बन सकता है कि किसके द्वारा विकास की दिशा और गति का मापन किया जा सकता है। किसके द्वारा दिशा और गति का मापन, यानी वृद्धि में दिशा और गति का मापन कर सकते हैं, जबकि विकास में पूर्णतः मापन संभव नहीं है। इसके लिए हमको क्या होगा, आवश्यकता विशिष्ट परीक्षणों की आवश्यकता होती है। तो ये प्रमुख अंतर आपके क्या थे, वृद्धि और विकास के। तो वृद्धि और विकास के अंतर के बाद हम बात करते हैं विकास के आधार, फाउंडेशंस ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसके दो प्रमुख आधार हैं, एक वंशानुक्रम है और दूसरा वातावरण। तो वंशानुक्रम या हेरेडिटी की बात हम करते हैं और वातावरण, एनवायरनमेंट, वास्तव में देखा जाए तो यह दोनों क्या हैं, अगर हम कहें वंशानुक्रम जो है क्या, तो ये जो हमको आपको माता पिता से वंशावली में प्राप्त होती है, वंशावली में प्राप्त होती है, जिसके लिए जिन्हें किससे मिलता है, पितरैक जिसे हम कहते हैं, जीन्स कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं किसकी, वंशानुक्रम, तो एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सब शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषता, क्रिया क्षमता समाहित होती है, निहित होती है, जिनको वह अपने माता पिता या अपने पूर्वजों से वंशावली में प्राप्त करते हैं, वह वंशानुक्रम, यह इसका विकास का प्रमुख आधार है। फिर दूसरा वातावरण की बात करते हैं। तो वातावरण वास्तव में इसके अंतर्गत वह सभी बाह्य तत्व आते हैं, वातावरण में वह सभी बाह्य तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया, जिन्होंने व्यक्ति के जीवन आरंभ से प्रभावित किया, उन्हें हम क्या, वास्तव में देखा जाए तो वातावरण या पर्यावरण, परिधन आवरण, हमारे चारों ओर जो आवृत है, जिससे हम घिरे हैं, वही क्या है, वही हमारा वातावरण है। तो अगर देखा जाए तो इसी वातावरण के आधार पर ही क्या होता है, व्यक्ति का विकास निर्भर करता है, इसीलिए इसे आधार कहा गया। जैसे अब कोई बच्चा भारत में जन्मा, कोई बच्चा जन्म कहाँ लिया, भारत में, और जन्म के कुछ ही हफ्ते बाद वह विदेश चला गया। जैसे उदाहरण के तौर पे, विदेश की बात छोड़िए, किसी एक क्षेत्र से, प्रांत से दूसरे प्रांत में भी जाता है तो वो प्रभाव दिखाई देगा। तो भारत में जन्मा और वह चला गया कहाँ, वह आपके इंग्लैंड चला गया, ब्रिटेन। अब बच्चा कुछ दिनों के बाद जब लौट के भारत आता है, तो वास्तव में उसके अंदर गुण जो बातचीत की थी, कम्युनिकेशन की थी, संप्रेषण की थी, भावों के आदान प्रदान की थी, गुण उसके अंदर पूरे विद्यमान हैं हिंदी, किंतु उसे वहां इंग्लैंड में क्या मिला, उसे वातावरण। तो वातावरण के आधार पर वह क्या करता है, वह चीजों को ग्रहण करता है जो उसके जीवन आरंभ से प्रभावित, यानी जैसे ही वहां पहुंचा, एक लंबा समय बिताया, वह वातावरण उसे प्रभावित करेगा और उसे अब जो भी सीखना, लर्निंग, अधिगम होगा, वह कहां से संबंधित है, वातावरण। और यह क्या करता है, जो वंशानुक्रम है, यह क्या कराता है, यह बालक को परिपक्व करता है, यानी परिपक्वता की बात करता है, मैच्योरिटी की बात करता है। तो उस परिपक्वता या मैच्योरिटी की बात जब करेगा तो वह वंशानुक्रम से संबंधित होगा। और सीखना या अधिगम की जब हम बात करेंगे, सीखने की या अधिगम की, तो वह किससे संबंधित होगा, वह वातावरण से संबंधित होगा। और यही दोनों क्या हैं, यही दोनों विकास के कारण बनते हैं, कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट। कौन कौन से,
परिपक्वता या मैच्योरेशन और अधिगम या लर्निंग। तो यहाँ जब हम परिपक्वता की बात करते हैं तो उसके आंतरिक अंगों का प्रौढ़ होना या उन गुणों का विकसित होना जो उसे पितृैक से या वंश परंपरा या जीन से उसे प्राप्त हुए हैं, और बालक के विकास पर परिपक्वता का या उसकी प्रक्रिया का प्रभाव जन्म से लेकर तब तक पड़ता रहता है कि जब तक उसकी मांसपेशियां या स्नायुविक दृढ़ता जो है वह पूर्ण यानी उसे पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता। तो यहां जब हम परिपक्वता की बात करते हैं तो इसका अर्थ उस निश्चित अवस्था से है। परिपक्वता को यदि हम कहें तो यह उस निश्चित अवस्था को व्यक्त करता है, उस निश्चित अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें क्या होता है, वे कार्य करने के योग्य हो जाते हैं। उस निश्चित अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वह बालक क्या करता है, कार्य करने योग्य हो जाता है। अगर देखें तो जो कार्य करने की क्षमता उसमें विकसित हुई, कार्य करने की योग्यता उसमें आई, इस निश्चित अवस्था के पूर्व उसमें नहीं होती है। ये परिपक्वता। अधिगम लर्निंग के बारे में आपका पूरा खंड ही है अधिगम का। तो यह वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने, वातावरण के साथ समन्वय बनाने के समय व्यक्ति के जो शरीर और मन, यानी इसको इस तरह से समझें कि वातावरण के साथ क्या करता है बालक, समन्वय के समय उसमें दो तरह का, एक आपका शारीरिक और दूसरा मानसिक, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में जो परिवर्तन आता है, इन क्रियाओं में जो परिवर्तन आता है उसे अधिगम या सीखना कहते हैं। ये सामान्य रूप से तो ये दो कारण, यानी जैसा उसके अंदर मैच्योरेशन होगा वैसा ही उसके अंदर क्या होगा, उसी मैच्योरेशन के आधार पर ही वह लर्निंग, अगर जितना मैच्योर होगा उतना ही अच्छा वह क्या कर पाएगा, वह उतना ही बढ़िया सीख पाएगा या लर्निंग प्रक्रिया उतनी ही बढ़िया चल पाएगी। इसी पर परिपक्वता और अधिगम के ऊपर ही अगर गैसेल और थॉमसन महोदय ने, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण खंड है कि गैसेल और थॉमसन महोदय ने एक प्रयोग किया था अध्ययन उनका था जिसे उन्होंने समयमज नियंत्रण विधि कहा था। इसी को उन्होंने क्या कहा था, समयमज नियंत्रण विधि। और इस समयमज नियंत्रण विधि का अर्थात कोट्विन कंट्रोल मेथड का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने दो बालिकाओं का के ऊपर प्रयोग किया गया था। एक को 46 सप्ताह की आयु से लेकर 52 सप्ताह की आयु तक अभ्यास कराया गया और दूसरे को 52 सप्ताह पूर्ण होने के बाद अभ्यास कराया गया। तो जो पहली 46 से 52 सप्ताह के बीच अभ्यास किया, यानी 7 सप्ताह उसने अभ्यास किया, और दूसरी बालिका को 52 सप्ताह बाद सिर्फ 2 सप्ताह अभ्यास कराया गया, तो ये पाया गया कि यह बालिका सीढ़ी पर चढ़ने में जल्दी सफल होती है, जो ये सिद्ध करता है अगर बच्चे में परिपक्वता मैच्योरिटी है तो अधिगम हम बहुत शीघ्र और बहुत सहज रूप में करा सकते हैं। अब विकास के सामान्य सिद्धांत की बात हम करते हैं। तो विकास के सामान्य सिद्धांतों में जैसे ये आपका कि विकास के ऊपर विभिन्न अध्ययन, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन
के आधार पर यह पाया गया कि जो विकास होता है, विकास में परिवर्तन होता है, विकास के कारण परिवर्तन होता है, वह भी एक निश्चित दिशा, एक निश्चित क्रम से होता है, एक निश्चित नियम से होता है। तो उन्हीं को यहाँ पर विकास के सामान्य सिद्धांत या सामान्य नियम की बात करते हैं। तो इसमें पहला नियम विकास की दिशा का सिद्धांत, अर्थात विकास क्या होता है? एक निश्चित दिशा में होता है। विकास का जो क्रम है वह क्या है? विकास निश्चित दिशा में होता है। अभी वहां हमने चर्चा किया दो शब्द का, एक आपको बताया मस्तके धोमुखी और या उसी को सिरपुच्छी भी कहते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं दोनों स्थितियों में दिखाई देती हैं, आपके जन्म के पूर्व भी और जन्म के पश्चात भी। जन्म के पश्चात भी। तो जन्म के पूर्व क्या दिखाता है? सबसे पहले सिर का निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है और फिर बाकी अंग, और जन्म के पश्चात शैशवावस्था में कि सिर पहले विकसित होता है और बाकी अंग उसके बाद होते हैं। तो विकास का अपना एक निश्चित दिशा है, एक निश्चित क्रम है। उस दिशा और क्रम पर ही विकास की प्रक्रिया चलती है। निरंतर विकास का सिद्धांत, आशय ये है कि विकास कभी रुकता नहीं। विकास कभी रुकता नहीं। यहां इसका सीधा सा ठहराव नहीं, इसमें रुकता नहीं, या हम कह सकते हैं कि ठहराव नहीं। अर्थात विकास क्या है? कंटिन्यूअस चलता है। कभी धीरे हो सकता है, मंद हो सकता है, कभी तीव्र हो सकता है, कभी सामान्य गति में हो सकता है, यानी वह निरंतर चलता रहेगा मगर कभी रुकेगा नहीं। तो इसी पर तीनों अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो तीनों अवस्थाओं की बात करें तो ये सीधी गति किसको प्रदर्शित कर रही है? यह शैशवावस्था को। क्यों? क्योंकि शैशवावस्था में विकास की गति क्या है? तीव्र है। फिर बाल्यावस्था में आके विकास की गति मंद हो जाती है। तो यह किसको दिखा रही है? यह बाल्यावस्था को। क्यों? क्योंकि यहां विकास की गति मंद हो जाती है, मंथर हो जाती है और फिर सीधी रेखा बनती है। यह किसको दिखाती है? यह किशोरावस्था को दिखाती है। क्यों? क्योंकि किशोरावस्था में आकर पुनः विकास की गति तीव्र हो जाती है। तो कहने का आशय, विकास की प्रक्रिया या विकास की गति क्या होता है? वह कभी बंद नहीं होती, कभी रुकती नहीं, कभी ठहरती नहीं, यानी ठहराव नहीं होता। वह निरंतर गतिमान होती है। हाँ, ये है कि कभी धीमा, कभी तीव्र, कभी सामान्य। फिर अगला सिद्धांत है विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हम करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है? यानी हम ट्विंस की बात करें, जुड़वे की बात करें, जो जुड़वे बच्चे होते हैं उनमें भी अगर आप देखेंगे तो उनमें भी समय के आधार पर अंतर आता है। वह क्यों? क्योंकि परिपक्वता उसकी जो है वह किससे आती है? वह वंशानुक्रम से आती है। और उसमें जो सीख आती है, सीखना, वह कहाँ से आती है? वह वातावरण। तो अब उसकी मैच्योरिटी और लर्निंग, तो एक ही साथ, एक ही घर में, एक ही माँ बाप के साथ, एक ही परिवार के साथ बच्चे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न वातावरण मिलता है। वह भी उनके मानसिक डिफरेंस की, यानी मेंटल डिफरेंस की वह स्थिति दिखाता है। खाने में भी एक ही तरह की चीजें हैं, लेकिन हर बच्चा एक समान और एक रेट में एक साथ नहीं खा सकता। वह भी उसके परिवर्तन, यानी यहाँ प्रत्येक बच्चे की स्थिति क्या होती है? उसके विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। विकास क्रम का सिद्धांत, तो विकास क्रम का सिद्धांत जो है वह दिखाता है कि वह विकास क्या होता है? एक क्रम में होता है। विकास की क्रम सिद्धांत यह दिखाता है कि बालक का
गामक, खास तौर पे यहाँ दो चीजें, एक उसकी गामक और दूसरी भाषा, इन दोनों पर विशेष रूप से यह सिद्धांत कार्य करता है। गामक प्रक्रिया की बात करते हैं तो बालक पहले खिसकना सीखता है, फिर बेंके बेंके चलना सीखता है, फिर सहारे से, और फिर चलना सामान्य और दौड़ना, यह एक निश्चित क्रम में ही होता है। उसी तरह भाषा विकास भी बालक के रोदन से लेकर उसके अभिव्यक्तिकरण तक वह एक निश्चित क्रम में चलता है। इसलिए भाषा और गामक यानी उसकी लैंग्वेज और मोबिलिटी, ये दो चीजें क्या हैं, उसके सीक्वेंस डेवलपमेंट को परिलक्षित करते हैं, विकास क्रम को परिलक्षित करते हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत, तो परस्पर संबंध का यहाँ पर आशय है कि बालक का चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सांवेगिक विकास हो, हर तरह का विकास का एक दूसरे से संबंध होता है। जितने भी विकास के पक्ष हैं उन सब का एक दूसरे से संबंध, शारीरिक से लेकर संवेगात्मक या कल्पनात्मक। क्यों? क्योंकि आपको अगर एक प्रक्रिया मैं यहाँ दिखाऊं उसी से और स्पष्ट हो जाएगा। कोई भी एक स्टिमुलस बच्चे के सम्मुख आता है तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले उससे संवेदित होता है, सेंसिटाइज होता है, और जैसे ही संवेदित होता है वह उस पर एकाग्र होता है। फिर क्या होता है, उसका मस्तिष्क, बालक का क्या है, मस्तिष्क क्या होता है, क्रियाशील होता है। तो मस्तिष्क के क्रियाशील होने पर उसमें अब वहां पर वह उसकी एक प्रतिमा बनेगी, वही प्रतिमा उसके स्मृति चिन्ह पर आएगी। पुनः वह स्टिमुलस जब पुनः उसके सामने आएगा तो यही स्मृति चिन्ह पुनः स्मृति मेमोरी इमेज के रूप में आएगी, और फिर उसके आधार पर बच्चा क्या करेगा, बच्चा कल्पना करेगा, बच्चा तर्क करेगा। तो यहाँ हमने देखा कि एक छोटा सा उदाहरण कि यहाँ पर जब तक सारी प्रक्रियाएं एक साथ परस्पर संबंधित नहीं होती तब तक विकास को हम स्पष्ट नहीं कर सकते। समान प्रतिमान का सिद्धांत, तो समान प्रतिमान का सिद्धांत यह विशेषकर प्रजाति से संबंधित है या प्रजाति की बात करता है कि इसमें मानव शिशु है तो उसमें मानव जाति के प्रजाति का गुण होगा, पशु हो या पक्षी हो, कोई भी वह अपने समान ही गुणों को व्यक्त करेगा और गुणों को परिलक्षित करेगा। यहीं पर हरलॉक महोदय ने समान प्रतिमान के संबंध में हरलॉक महोदय ने अपने विचार दिए थे। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो, मानव जाति हो, पक्षी जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करेंगे या अनुसरण करती हैं। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि विकास के सभी पक्षों में, चाहे वह गति संबंधी हो अर्थात मोटर स्किल की बात करें, मानसिक हो मेंटल स्किल की बात करें, पहले सामान्य प्रतिक्रिया करता है। बालक पहले क्या करता है, पहले सामान्य क्रियाओं को करता है या सामान्य प्रतिक्रियाओं को करता है, और उन सामान्य प्रतिक्रियाओं के बाद तब वह विशिष्ट प्रतिक्रिया को संपादित करता है। इससे भी बहुत सारे प्रश्न कई बार टेट और सीटेट में आ चुका है। जैसे नवजात शिशु पहले पूरे शरीर को संचालित करना सीखता है, पहले क्या करता है, पूरे शरीर को, तब बाद में वह धीरे धीरे एक एक अंग, पहले हाथ चलाना सीखेगा, फिर उंगलियां चलाना सीखेगा, और उंगलियों के बाद फिर एक एक उंगली को वो चलाने का अभ्यास करेगा या उसके अंदर विकास होगा। तो इस पर भी हरलॉक महोदय का विचार है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं पर, कि हरलॉक महोदय ने दिया कि विकास की सब अवस्थाओं में, चाहे वह शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, सभी अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट होने से पूर्व या विशिष्ट बनने से पूर्व क्या होती हैं, सामान्य प्रकार की होती है। जैसे प्रश्न आपका सीटेट में आया था कि एक कोई नाम ले लिया कि यह बच्चा है या बच्ची है,
वह पहले दोनों हाथ से रोटी को पकड़ती है और खाना खाती है, धीरे धीरे वह एक हाथ और फिर कुछ उंगलियों से रोटी तोड़ने का अभ्यास। तो यह किस सिद्धांत को परिलक्षित करता है? तो वो यही है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इसके बाद वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसमें अभी हमने बताया था कि वंशानुक्रम और वातावरण। तो यहाँ पर क्या होता है कि यह परिपक्वता, वंशानुक्रम, परिपक्वता और वातावरण अधिगम या सीखना, और इन दोनों को जब तक आपस में अंतःक्रिया नहीं करेंगे तब तक सही परिणाम प्राप्त नहीं होगा। परमार्जितता का सिद्धांत, मॉडिफाइबिलिटी की बात हम करते हैं, अर्थात यहाँ पर यह है कि विशेष प्रयास और उससे हम क्या कर सकते हैं, उसके विचार को मानसिक, शारीरिक या अन्य विकास की दिशा को हम परिमार्जित कर सकते हैं, उसके परिणाम को परिमार्जित कर सकते हैं। ये परमार्जितता का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत, समन्वय से आशय ये है कि यहाँ पर सभी प्रकार के अंगों का, सभी प्रकार के खंडों का वह क्या करता है, विकास के अंतर्गत समन्वयकारी बात होती है और उस समन्वय के आधार पर ही वह क्रिया को संपादित करता है। अंतिम चक्राकार या प्रगति वर्तुलाकार सिद्धांत की बात हम करते हैं। तो जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा, वर्तुल शेप है क्या, वर्तुल शेप ये है। अब ये है आपकी तीन अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। यह किसे, यह शैशवावस्था को, ये बाल्यावस्था को, और दूसरी सरल रेखा किसे, किशोरावस्था को। तो यहां पर गति क्या है विकास की, तीव्र है। यहां पर क्या है, मंद है। और पुनः विकास की गति क्या है, विकास की गति तीव्र है। तो यह चक्र की तरह, जैसे आप साइकिल के क्रैंक को या बाइक के क्रैंक को देखते हैं, चेन स्पॉकेट को, तो वहां आप देखेंगे तो वह आपका जो चलता है वह इस क्रम में चलता है। तो वो यही परिलक्षित करता है कि यह चक्राकार या वर्तुलाकार सिद्धांत, अर्थात विकास कभी मंद हो सकता है, कभी तीव्र हो सकता है, तो लेकिन विकास कभी बंद नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये था आज, और बेल आइकन को पुश कर दें जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और आप अपने साथियों को मैक्सिमम शेयर कीजिए जिससे उनको भी लाभ मिल सके। धन्यवाद। वंदे मातरम।